वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 दिन का खेल हो चुका है और 3 दिन का है बाकी। तो फ्रेंड्स, डे 3 तक जो सिचुएशन है उसमें इंडिया अपनी पहली इनिंग्स में 217 रन पे ऑल आउट हो गई है और न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में डे 3 के खत्म होने तक 101 रन पे 2 विकेटें खो के स्कोर बनाया है। और डे 3 के खत्म होने पे जो सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में न्यूजीलैंड का हम अपर हैंड ही मानेंगे। न्यूजीलैंड टीम ज्यादा खुश होगी, पर इंडिया इतनी पीछे भी नहीं है गेम में कि वापसी ना कर सके। बहुत कुछ अब डे 4 पे डिपेंड करता है कि डे 4 पे इंडिया किस तरीके से बॉलिंग करती है और न्यूजीलैंड को कितने स्कोर पे रोकती है। क्या डे 4 पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट इंडिया कर पाती है कि नहीं, और अगर करती है तो न्यूजीलैंड कितनी लीड लेता है या शायद इंडिया लीड ले ले। तो ये डे 4 पे देखना होगा, तब हम कह सकेंगे कि क्या इंडिया ने वापसी की। आगे यहाँ पे मैं आपसे एक बात और करूंगा। मैंने कुछ कमेंट्स में देखा इंडियन क्रिकेट फैंस का रिएक्शन, तो उनके कमेंट से ऐसा लगा कि वो थोड़ा डरे हुए हैं कि इंडिया ये मैच हार सकती है, क्योंकि जो सीरीज में पहला मैच है वो इंडिया आमतौर पे हार जाती है। तो उनको लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड के साथ जो फाइनल्स की सीरीज है उसका पहला मैच है, तो इसलिए इंडिया हार सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी कहूंगा कि इंडिया पहला मैच हारने के बाद जो डिसाइडर होता है उसमें जीतती है। तो अगर ये जो फाइनल मैच है ये पहला मैच है, तो ये एक डिसाइडर मैच भी है, ये आखिरी मैच भी है। तो उस हिसाब से हम देखें तो इंडिया का पलड़ा भारी भी हो सकता है इंडिया अच्छी वापसी करके इसको जीते। और साथ ही हम इस मैच को 2 हिस्सों में बांट के भी देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स। तो जैसे फर्स्ट इनिंग में तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी चल रहा है, पर हो सकता है कि सेकंड इनिंग में इंडिया पहली इनिंग से ज्यादा अच्छा खेल दिखाए, वापसी करके दिखाए और इस मैच को जीत के दिखाए। तो हम ऐसे इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकते जब तक सेकंड इनिंग नहीं हो जाती, क्योंकि इंडिया के केस में इंडिया वापसी कर सकती है। इंडिया इतनी आसानी से ये मैच नहीं हारेगी, बल्कि पूरी कोशिश करेगी कि इसको जीत में कन्वर्ट करे, जीत हासिल करे। पर हम डे 1, 2 और 3 पे जैसे रहा उसका भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। डे 1 तो पूरा बारिश में ही चला गया, कोई खेल नहीं हो पाया। फिर डे 2 पे जब ये मैच शुरू हुआ तो इंडिया की पहले बैटिंग आई, तो इंडिया के ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दी। जिस तरीके से बॉल जितनी स्विंग करा रहे थे न्यूजीलैंड के बॉलर्स, तो डेफिनेटली पहला 1 घंटा काफी मुश्किल लग रहा था, पर वो मुश्किल वक्त हमारे ओपनर्स ने निकाला। रोहित और गिल ने अच्छी पार्टनरशिप की, पर मुश्किल वक्त निकालने के बाद उन दोनों को ही लंबा खेलना चाहिए था, कम से कम एक हाफ सेंचुरी लगानी चाहिए थी। पर यहाँ पर वो चूके और लंबा स्कोर नहीं बना पाए, और जो एक अच्छी स्टार्ट थी, एक मुश्किल वक्त निकाला था, उसका फायदा नहीं उठा पाए और दोनों ही आउट हो गए। और उसके बाद पुजारा भी एक बढ़िया इनिंग नहीं खेल पाए, वो भी जल्दी आउट हो गए। और पुजारा के लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए ये WTC इतना अच्छा नहीं जा रहा है। पिछली सीरीज भी अच्छी नहीं गई थी इंग्लैंड के साथ, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ जरूर उन्होंने अच्छी कुछ इनिंग्स खेली थी, पर उससे पहले भी WTC में वो इतना अच्छा नहीं खेल पाए। और अभी भी फाइनल में वो पहली इनिंग में रन नहीं मार पाए, तो दूसरी इनिंग में उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर होगा। और उसके बाद जब डे 2 एंड हुआ, तो तब विराट कोहली और रहाणे ने टीम को थोड़ा सा संभाल लिया था, और तब आशा थी कि डे 3 में अब ये दोनों अपनी साझेदारी को लंबा करेंगे और टीम को 300 रन के पार लगाएंगे। पर ऐसा नहीं हो पाया। विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, और विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए, मैं कहूंगा ये पूरी जेमिसन की विकेट थी, क्योंकि जेमिसन उस ओवर में सारी बॉलें आउट स्विंगर फेंक रहे थे और फिर एक बॉल बिल्कुल सीधी फेंक दी। तो विराट कोहली आउट स्विंगर के लिए खेल रहे थे, पर वो सीधी गेम से बिल्कुल ही बीट हो गए और LBW आउट हो गए। तो यहाँ पर कोहली की तो मैं गलती नहीं कहूंगा, ये बहुत बढ़िया बॉलिंग थी। और उसके बाद ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुआ, तो वो मैं कहूंगा थोड़ा सा लापरवाही थी। बॉल बिल्कुल बाहर थी और लगभग 3 फुट बाहर थी, और वो बॉल ऐसी थी कि छोड़ देनी चाहिए थी, पर उसको छेड़खानी करने के लिए पंत चला गया और पीछे तब कैच आउट होना ही था। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे और इतनी स्विंग हो रही थी, तो पंत की बैटिंग देख के लगा कि इंडिया में तो अच्छे रन मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मारे हैं, इंग्लैंड में किस तरीके से बैटिंग करनी है ये अभी थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा ऋषभ पंत को।
और इस बार रहाणे काफी कंफर्टेबल नजर आए अपनी इनिंग में। लग रहा था कि वो अपनी गलती से ही आउट हो गए, उनको बॉलर आउट नहीं कर पाएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। रहाणे अपनी गलती से ही आउट हुए, क्योंकि जो बॉल थी जिसपे रहाणे आउट हुए तो वो एक चेस्ट लेवल पे बाउंसर डाली थी, और उन्होंने बिल्कुल ही एक आराम से उसको हल्के से बस टैप कर दिया पुल शॉट, और फील्डर वहां पे था, लेग पे सीधा उसके हाथ में आई। तो यहाँ पे ऐसा लगा कि रहाणे को शायद फील्ड प्लेसमेंट्स का अंदाजा ही नहीं था कि कहाँ पे कौन सा फील्डर खड़ा है, क्योंकि जो लेग साइड पे जहां पे कैच दी रहाणे ने इनफील्ड में, तो वहां पे पिछले ओवर तक फील्डर नहीं था। एक ओवर पहले ही फील्डर वहां विलियमसन ने लगाया था, और पुल शॉट के लिए पीछे भी एक फील्डर बाउंड्री पे खड़ा किया था, पर शायद रहाणे के दिमाग में सिर्फ वो बाउंड्री वाला फील्डर ही था, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल एक हल्का सा टैप कर दिया, और जो पास में फील्डर खड़ा था उसके हाथ में बॉल चली गई। तो ये मैं कहूंगा थोड़ा रहाणे की फील्ड प्लेसमेंट्स को लेके लापरवाही थी, क्योंकि बहुत अच्छा वो खेल रहे थे और कंफर्टेबल दिख रहे थे, और इंग्लैंड सीरीज में भी रन नहीं लगे थे, तो इस बार थोड़ा सा और बढ़िया वो मारते तो और अच्छा रहता, टीम के लिए भी, खुद उनके लिए भी। पर फिर भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली, एक हाईएस्ट स्कोर मारा इंडिया की तरफ से, 49 रन मारे। और उसके बाद जडेजा और अश्विन ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश तो की, पर बहुत लंबी नहीं कर पाए। अश्विन ने भी कुछ यूजफुल रन्स मारे, आउट हो गए, पर उसके बाद जो बॉलर्स थे वो अच्छा साथ नहीं दे पाए जडेजा का, और टीम इंडिया 217 रन पे ऑल आउट हो गई। और इसमें मैं कहूंगा न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग थी वो भी काफी बढ़िया थी, और हम देखें कि उनके सारे बॉलर्स बॉल को अच्छा स्विंग करा रहे थे, शुरू से लेके जब तक बॉल पुरानी हो गई, इनिंग इंडिया की खत्म हुई, हर ओवर में हर उनका जो बॉलर था, जो पांचों बॉलर्स थे, सबने बॉल को स्विंग कराया और अच्छी लाइन लेंथ पे फेंका, जिससे किसी भी ओवर में इंडियन बैट्समैन बिल्कुल रिलैक्स ही नहीं कर पाए। उनको हर बॉल बहुत संभल के खेलनी पड़ रही थी, देख के खेलनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर डेफिनेटली न्यूजीलैंड बॉलर्स को मैं क्रेडिट दूंगा, और काइल जेमिसन ने तो कमाल ही कर दिया। अब उन्होंने न्यूजीलैंड के बाहर अपना पहला 5 विकेट का हॉल लिया है, और दिखाया है कि उनमें कुछ बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूजीलैंड में ही वो विकेट ले सकते हैं। तो जेमिसन के कैरियर की एक बेहतरीन शुरुआत रही है, और न्यूजीलैंड का जो ऑल पेस अटैक खिलाने का फैसला था वो कम से कम अभी तो सही होता नजर आ रहा है। पहली इनिंग में तो वो सही साबित हुआ, और फिर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो उनकी भी स्टार्ट अच्छी रही, दोनों ओपनर्स ने अच्छी स्टार्ट दी। और यहाँ पे एक देखने वाली बात है, मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि हमारे जो बॉलर्स थे वो बॉल को न्यूजीलैंड बॉलर्स इतना स्विंग नहीं करा पाए, नई बॉल से भी नहीं करा पाए पहले 1 घंटे में, और उसके बाद भी हमारे बॉलर्स की बॉल इतना स्विंग नहीं हो रही थी। तो इसके पीछे एक ये रीजन भी लगता है कि शायद हमारे बॉलर्स थोड़ा ज्यादा तेज फेंकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर बॉल थोड़ा 135 या 140 तक की स्पीड पे डाली जाए किलोमीटर्स पर आवर में, तो उसमें स्विंग ज्यादा अच्छी मिलती है। तो मे भी थोड़ा हमारे इंडियन बॉलर्स को होमवर्क करने की जरूरत है, अब जैसे ब्रेक मिला है तीसरे दिन के बाद, कि शायद अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करे, ताकि वो भी पिच से और जो ओवरकास्ट कंडीशंस है उसका पूरा फायदा उठा सके, बॉल को अच्छा स्विंग करा सके, और बीच बीच में पेस बॉल फेंके, थोड़ा बाउंसर भी फेंके, ताकि बैट्समैन को सरप्राइज करे और अपनी वेरिएशन से आउट करे। और उधर से फिर कॉनवे ने फिर से अब की बार अच्छी इनिंग खेली, हाफ सेंचुरी लगाई, पर इंडिया भी अल्टीमेटली 2 विकेट निकालने में सफल रही। और जो डे 3 पे इंडिया की बॉलिंग थी, तो मेरे को तो सबसे इंडिया के खतरनाक बॉलर अश्विन लग रहे थे। अश्विन लग रहा था कि विकेटें लेंगे, बाकी हमारे पेस बॉलर्स थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आए, और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि अब डे 4 पे न्यूजीलैंड को जल्दी आउट करना जरूरी है। उन्होंने 101 रन बना लिए हैं, और अगर वो डे 4 पे अच्छा खेल गए, अगर वो 300 रन के पास ले गए, तो फिर उनकी लीड भी अच्छी हो जाएगी, 80-90 रन की हो जाएगी, और तब इंडिया के लिए वापसी करना मुश्किल हो जाएगा इस गेम में। तो इंडिया को डे 4 पे ये चाहिए होगा कि न्यूजीलैंड को जल्दी से जल्दी आउट करने की कोशिश करे, और हम रियलिस्टिकली देखें तो इंडिया 250 रन तक कोशिश कर सकती है कि न्यूजीलैंड को आउट करे। ऐसा तो शायद मुश्किल रहेगा कि फर्स्ट इनिंग लीड इंडिया ले ले, फर्स्ट इनिंग लीड तो न्यूजीलैंड ही लेती नजर आ रही है, और अगर इंडिया न्यूजीलैंड को 250 रन तक आउट करे तो फिर ये इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। तब इंडिया सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करके
फिर आखिरी इनिंग में न्यूजीलैंड पे प्रेशर बना सकती है, क्योंकि जैसे पिच बिहेव कर रही है तो अभी से थोड़ा बहुत टर्न तो नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि आखिरी इनिंग में टर्न होगा और अश्विन के लिए फायदेमंद रहेगा, और आखिरी इनिंग में शायद जडेजा भी इस पिच पे कुछ अच्छी विकेटें निकाल पाए। इस इनिंग में तो वो थोड़े से इतने लगा नहीं उनको अभी तक देख के कि वो विकेटें निकालेंगे, पर अश्विन जरूर खतरनाक नजर आ रही है।